कोरोना का कहर एक बार फिर से बाजार पर हावी होता दिख रहा है। बाजार पिछले हमने देखा कई दिनों से गिर रहा था और सबसे बड़ी वजह उसके पीछे एफआईआईज़ की सेलिंग थी। हमने देखा कि हफ्ते के आखिरी दिन 17,000 का लेवल भी इंट्राडे में बाजार ने तोड़ दिया और दो ही सेक्टर थे ऐसे, फार्मा और हेल्थ केयर, जो कुछ सपोर्ट करते दिख रहे थे। उसके अलावा सारे के सारे सेक्टर्स में हमने जोरदार बिकवाली होते हुए देखी। लाल निशान पर बंद हुए हैं बाजार। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि यहाँ से आगे की राह क्या होगी। क्या ये लगता है कि बाजार में और गिरावट आएगी या फिर ऐसा लगता है कि एक बॉटम बन चुका है, यहां से अपॉर्चुनिटीज खोजनी चाहिए? कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे हम आपको हमारी इस खास पेशकश में। और हमारी इस खास पेशकश में हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, सुदीप बंदोपाध्याय जी और विजय चोपड़ा जी। आप दोनों का ही स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पर। सुदीप, आपसे शुरू करना चाहूंगा। कोरोना का एक नया वेरिएंट बाजार में आ रहा, देश में, दुनिया में आ रहा है। हालांकि भारत तक अभी वो नहीं पहुंचा है, लेकिन जाहिर तौर पर चिंता इससे बढ़ रही है। क्या आपको लगता है कि ये ही एक बड़ी वजह रही कि हमने देखा कि शुक्रवार को बाजार इतनी ज्यादा गिरावट के साथ बंद हुए? जी, कुछ हद तक ये बिल्कुल सही है। जो शंका कोरोना को लेके यूरोप में चालू हुआ और वो साउथ अफ्रीका में एक इजराइल ने एक डिस्कवर किया एक नए वेरिएंट का, तो इसके चलते ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स में और ग्लोबल जो जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है उसमें एक हलचल मची हुई है और इसी का असर आज दुनिया भर के मार्केट्स में देखने को मिल रहा है। ये एक मुख्य कारण था और इसके साथ साथ जैसे हमने पहले भी जिक्र किया है कि जो जो एक विदेशी निवेशक का एक सेल का मूड है, रिस्क ऑफ का एक मूड है इंडिया के लिए। पर्टिकुलरली पिछले करीब 7-10 दिन से हम लोग देख रहे हैं लगातार वो बेच रहे हैं, वो भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। और इसके भी 2-3 कारण है, पर मुख्य कारण जरूर ये कोरोना का जो नया कोरोना का स्ट्रेन है, इसको लेके जो शंका, यही मुख्य कारण था। विजय, कैसे फिर इस आपका पहले तो नजरिया मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कि जब आज 17,000 का लेवल इंट्राडे में टूटा शुक्रवार के दिन, तो एक बॉटम बन गया है, या आपको अभी भी लगता है कि चूंकि पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं है कोरोना के स्टेटस पर, अभी कितना डेडली ये वायरस है, कितनी तेजी से फैल सकता है? एक चर्चा ये भी है कि ये वैक्सीनेशन जो लोग कर रहे हैं हमारे देश में, काफ़ी ज़्यादा नंबर हो गए हैं वैक्सीनेटेड लोगों के, तो वैक्सीनेटेड लोगों पर ये किस तरह से असर करेगा, ये क्लैरिटी नहीं है। तो ये सब समझने के बाद जब क्लैरिटी आएगी तब तक बाजार शायद और गिरावट दिखाए। अभी बॉटम बना नहीं है। जी बिल्कुल, मुझे लगता है अभी बॉटम बना नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट में वीकनेस शुरू हुई और वो वीकनेस बनी रही पूरे दिन और लगभग लगभग बाजार निचले स्तरों पे बंद हुआ। 3-4 कारण हैं। एक तो सुदीप साहब ने बोला कि कोरोना एक बहुत मेजर कारण है। उसके अलावा मुझे लगता है कि जो फार्म लॉज को रिपील किया गया, देखिए जो भी एफआईआईज हैं वो ये जरूर देखते हैं कि कंट्री में कितना रिफॉर्म हो रहा है और गवर्नमेंट कितनी स्टेबल है, अपने डिसीजंस पे कितना स्टेबल है। तो ये कहीं ना कहीं एक डैम्पनर था, एक नेगेटिव इफेक्ट डालने वाली बात थी। उसके अलावा मुझे लगता है जो पेटीएम की खराब लिस्टिंग हुई, उससे भी कुछ हद तक फर्क पड़ा एफआईआईज के आगे फ्यूचर प्लान्स पे और जिस तरीके से आईपीओज आ रहे हैं उस पे और एग्जिट प्लान्स पे। इसके अलावा कोरोना को लेके तो इश्यूज हैं ही। और एक बात समझिएगा कि जहां पर बहुत ज्यादा वैक्सीनेशन हो चुका है, ये वेस्टर्न कंट्रीज की हम बात कर रहे हैं, उसके बावजूद ये फैल रहा है। तो ये जो 2 शॉट्स लगे हैं या 1 शॉट लगा है हमारे देश में, शायद ये नाकाफी है। अब बूस्टर शॉट की बात हो रही है और बूस्टर शॉट का भी हमें ये नहीं पता कि इस वेरिएंट को या इस स्ट्रेन को वो संभाल पाएगा कि नहीं। तो थोड़े से असमंजस की सिचुएशन में है, मगर ये होना था। अगर मैंने आपके चैनल पे ही कई बार कमेंट्री किया था कि जब 18,600 पे कि मार्केट्स कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ओवरबॉट हैं, एक्सपेंसिव हैं और करेक्शन आनी चाहिए। करेक्शन का कारण कोरोना बना। मुझे लगता है कि 16,800 एक ऐसा स्तर है जो मैं पहला वेट करूंगा। 16,800 यदि टूटता है तो हो सकता है आपको ये 16,200 की तरफ जाता हुआ दिखे, मगर 16,200 से खराब मुझे फिलहाल नहीं लगता। और मुझे लगता है इस गिरावट में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं जो ढूंढनी चाहिए। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको अच्छी कंपनीज, अच्छी कैश फ्लो वाली कंपनीज, लो पीई वाली कंपनीज ढूंढनी चाहिए और बहुत अच्छे मौके देगा यह मार्केट अच्छी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने का।
तो जहाँ तक एफआईआईज़ के डर की बात है, तो एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा, 2020 से पहले लगभग 3-4 साल तक एफआईआईज़ लगातार बेच रहे थे। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि एफआईआईज़ बेच रहे हैं तो हमारे मार्केट्स कहीं पे डूब गए या कुछ हो गया। तो पहली बात तो घबराहट छोड़िए, नए इन्वेस्टर्स बहुत घबराए हुए होंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर अच्छी कंपनी अगर आपने ली है, तो उसके चांसेस हैं कि वो बहुत जल्दी वापस आएगा। गुड स्टॉक्स आर लाइक टेनिस बॉल्स एंड बैड स्टॉक्स आर लाइक एग्स। तो जो खराब कंपनियां हैं वो वैसे भी खराब हो जाएंगी, मगर अच्छी कंपनियां निश्चित रूप से वापस आ जाएंगी। तो घबराहट पहली बात छोड़नी होगी, बाजार में विश्वास बनाए रखिए और करेक्शन ये किसी को भी नहीं पता कहाँ तक होती है, मगर एक अंदेशा हम लगा सकते हैं कि यहाँ से भी थोड़ा बहुत और गिरावट होगी, उसके बाद बाजार कहीं ना कहीं थमेगा और कंसोलिडेट करके फिर ऊपर आएगा। बिल्कुल, तो सबसे अहम बात यह है कि घबराहट की ज़रूरत नहीं है। इस समय एक स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है, फोकस करने की ज़रूरत है कि कौन सी वो अच्छी कंपनियां हैं जहां पर आप नज़रिया लेके चल सकते हैं लंबे समय का। ये जो विचार आ रहा है ये विजय जी की तरफ से आ रहा है और हमने कई और एक्सपर्ट से भी बात की है। ये समय है इस समय बाजार के बड़े दिग्गजों की बात सुनने का। ईटी नाउ स्वदेश पर हम लगातार कई एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं और इस गिरावट के मायने क्या हैं वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। समीक्षा कैपिटल के सीईओ भाविन शाह मानते हैं कि निफ्टी का वैल्यूएशन फिलहाल कुछ ज्यादा हो गया था और इसलिए ये जो गिरावट है ये लाजमी थी। जो अभी जैसे हम इन निफ्टी का वैल्यूएशन देखें तो प्राइस टू अर्निंग्स या प्राइस टू बुक दोनों मेजर पे, जो इम्पोर्टेंट मेजर है तो दोनों पे हम देखें तो मार्केट का वैल्यूएशन जैसे बोलते हैं 90% टाइम, मतलब 100 में से 10% टाइम ही इससे कम रहा है हिस्टोरिकली। और कोई मेजर्स देखें जैसे कि बॉन्ड इंटरेस्ट यील्ड क्या है, उसके हिसाब से अर्निंग्स यील्ड क्या है, वो जो डिफरेंस बोलते हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट मेजर है हमारे लिए। तो उसके हिसाब से भी हम मतलब 70% के करीब मार्केट 70% टाइम मार्केट का वैल्यूएशन यहाँ से कम हुआ है। मतलब कि हम वो जोन में है ही कि जिसमें मार्केट को हम थोड़ा बहुत ओवर वैल्यूड बोल सकते हैं। थोड़ा ओवर वैल्यूड यहाँ पर लग रहा था मार्केट और इसीलिए ये भी एक वजह बताई जा रही है कि हमने ऊपरी लेवल से ये गिरावट देखी। तो फिर अब मौके कहाँ हैं, कहाँ लगने चाहिए पैसे एक निवेशक के? कोटक एएमसी के ग्रुप प्रेसिडेंट और एमडी नीलेश शाह ने इंडस्ट्रियल कैपिटल गुड्स सेक्टर में निवेश की सलाह दी है। आइए उनका भी नजरिया सुन लेते हैं। इस वक्त हमें लग रहा है कि इंडस्ट्रियल एंड कैपिटल गुड्स, होम इंप्रूवमेंट एंड सिलेक्ट फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सेक्टर्स मार्केट को आउट परफॉर्म करेंगे। और टेक्नोलॉजी सेक्टर आज की तारीख में एक हरफन मौला सेक्टर है। तो ये सेक्टर्स में अगर आप अच्छी कंपनी में निवेश करें तो वह मार्केट को आउट परफॉर्म करेगा। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगा, पिछले 18-20 महीनों में जिस तरह का रिटर्न हमने मार्केट में देखा, उस तरह का रिटर्न नेक्स्ट 3 साल में भी शायद नहीं आएगा। मार्च 2020 के लॉस से जब आप बाउंस हुए तो वो एक अलग प्रकार का रिटर्न था। एक सस्ती मार्केट से आप फेयर वैल्यू मार्केट तक पहुंचे। अब फेयर वैल्यू मार्केट में अगर आप निवेश करेंगे तो आपके रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस को मॉडरेट करना बहुत जरूरी है। हीलियस कैपिटल के समीर अरोड़ा का कहना है कि टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर कंपनियों की अर्निंग ग्रोथ अच्छी है, लोग आईटी कंपनियों में निवेश करना चाहते हैं। आईटी सेक्टर पर उनका क्या नजरिया है, आइए वो भी सुने। आईटी में एज ए वाज सेइंग, जो 3 थीम्स हैं, फाइनेंशियल में आप कह सकते हैं कि अर्निंग्स ग्रोथ जो लास्ट 5-7 साल की है उससे स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस बेटर नहीं रही है, उसी लाइन में रही है। दूसरा सेक्टर था ये कंज्यूमर वाला, जिसमें ग्रोथ बहुत ठीक रही है, नॉर्मल रही है, लेकिन स्टॉक प्राइस अप्रिसिएशन बहुत ज्यादा है कंपेयर टू द अर्निंग्स ग्रोथ। और सॉफ्टवेयर सेक्टर में ये हुआ कि अर्निंग्स ग्रोथ भी अच्छी है और वैल्यूएशन थोड़ी बड़ी है, लेकिन इस समय बिकॉज द वे वर्ल्ड इज मूविंग, जैसे हर चीज में लोग टेक्नोलॉजी में स्पेंड करना चाहते हैं, चाहे वो क्लाउड हो या फिर उनको अपना वेबसाइट चाहिए या ऐप चाहिए या उनको सिक्योरिटी चाहिए या उनको ये न्यू उसमें जाना चाहते हैं एरियाज में वेयर टेक्नोलॉजी इंटेंसिव चीजें हैं। उसमें हमारे इंडियन कंपनीज का फायदा ये है कि उनको आप जो काम कराना है करा लो, उनको ट्रेनिंग थोड़ी सी चाहिए होती है। अगर आपने जिस एरिया में वेज इन्फ्लेशन हो रही है, दैट मीन्स वो एरिया बड़ा हॉट है, दैट मीन्स वो एरिया बड़ा हाई ग्रोथ है, तो वहां पे आप थोड़े एक्स्ट्रा पैसे दे के वो वाले इंजीनियर लेंगे, लेकिन वो मोस्टली घूम फिर के रिकवर हो जाते हैं इन द न्यूअर सेक्टर्स वेयर देयर इज सच अ बिग डिमांड।
बिल्कुल, तो अब फोकस यहीं पर है कि कौन से सेक्टर्स और कौन से स्टॉक्स पर यहाँ पर नज़र रखनी चाहिए। सुदीप, आपने सुना दोनों ही मार्केट एक्सपर्ट्स को आईटी सेक्टर पर बुलिश दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से लग रहा है कि आने वाले समय में आईटी आउट परफॉर्म कर सकता है। क्या आपका भी यही नज़रिया है, और अगर हाँ तो कौन से स्टॉक्स पर, कहाँ पर पैसा लगाने की सलाह देंगे? देखिए, आईटी सेक्टर पे मैं आपके सिस्टर चैनल पे बहुत बार बता चुका हूँ। हम लोग बिलीव करते हैं कि एक 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 कंप्लीट री रेटिंग फेज से जा रहा है, और ये फेज अगला करीब 3-4 साल चलेगा। ये 5 साल का लगभग री रेटिंग फेज चलेगा। इसमें बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा, और जैसे मैं कह रहा हूँ कि करीबन 30% तक इसका री रेटिंग कंप्लीट हुआ है। अभी भी 60-70% री रेटिंग बाकी है। जैसा ग्रोथ आईटी कंपनीज ने देखा है पिछले 1-1.5 साल में, ऐसा ग्रोथ प्रोबेबली इनके एंटायर हिस्ट्री में नहीं देखा। और अभी भी देखिए, इनका जो हर क्वार्टर के नतीजे बहुत अच्छे आ रहे हैं, और नतीजों के बाद जो मैनेजमेंट कमेंट्री है वो बहुत ही बुलिश आ रहा है, और ऑर्डर बुक फुल है, और भी ऑर्डर गेन कर रहे हैं। नया डील विंस बहुत अच्छा हो रहा है। ओवरऑल एक माहौल बहुत अच्छा बन गया है इंडियन आईटी कंपनीज के लिए, और जो प्रोग्रेस करीब 5-10 साल में होना था वो एक कंसोलिडेटेड 1-1.5 साल में इन्होंने किया है। तो ओवरऑल हम मानते हैं कि अगला 5-7 साल भी ये मोमेंटम जारी रहेगा आईटी के लिए। और क्लाउड कंप्यूटिंग बोलिए, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम वाला इम्प्लीमेंटेशन बोलिए, या डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, तो ये सारे तरफ काम चल रहा है। ओवरऑल हम लोगों को लग रहा है कि इंडियन आईटी कंपनी वैल्यूएशन बढ़ा हुआ है, वैल्यूएशन हैज मूव्ड अप सिग्निफिकेंटली। बट इसके बावजूद अगर आप लार्ज कैप आईटी में अभी भी खरीदारी करते हैं, पर्टिकुलरली हम एचसीएल टेक, जहां पे नतीजे थोड़े दबाव था नतीजों के मामले में, वहां पे प्राइस भी अभी पीयर कंपैरिजन में ठीक ठाक लग रहा है। एचसीएल टेक में जरूर खरीदारी की जा सकती है। इसके अलावा विप्रो में अगर हम देखें तो वहां पे एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, नया मैनेजमेंट आने के बाद, नया मैनेजिंग डायरेक्टर आने के बाद कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी हम लोगों को लगता है कि बहुत अच्छा ट्रैक्शन आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। तो ये दो दिग्गज कंपनी में जरूर खरीदारी की जा सकती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंफोसिस टीसीएस में अच्छा काम नहीं हो रहा है, वहां पे भी अच्छा काम हो रहा है, पर कंपैरेटिवली हम एचसीएल टेक और विप्रो प्रेफर करते हैं इस जंक्शन में। विप्रो पर फोकस कर सकते हैं अगर आईटी आपकी पसंद है तो। विजय, एक और जो ट्रिगर मार्केट के लिए होता है वो होता है क्रूड का प्राइस। हम देखते हैं, और हम देख रहे हैं कि बीते हफ्ते में क्रूड का प्राइस नीचे आया है। इनफैक्ट शुक्रवार के दिन हम देख रहे हैं कि $75 के नीचे ब्रेंट पहुंच गया है अब। तो किस तरह से ये प्ले आउट होगा इंडियन शेयर मार्केट के लिए, और अगर किसी सेक्टर पे, शेयर पे असर पड़ता है पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वो क्या होगा? आप ये एक्सप्लेन करें हमारे व्यूअर्स को। देखिए, हम लोग नेट इंपोर्टर्स हैं क्रूड के, और हमारा जो डेफिसिट है मेजरली वो क्रूड के इंपोर्ट पे होता है। तो जो हमारे देश की बैलेंस शीट है उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है अगर क्रूड नीचे आता है और डॉलर नहीं बढ़ता। दो कारण है, दो लीवर्स हैं, इसको समझना बहुत आवश्यक है। आपके दर्शकों के लिए मैं बोलना चाहता हूं कि यदि डॉलर यहाँ से भाग जाता है, रुपया कमजोर हो जाता है, तो भी ये प्रॉब्लम खड़ी रहती है। अगर डॉलर मजबूत नहीं होता और क्रूड गिर जाता है, ये दोनों बहुत ही सकारात्मक हैं भारत की बैलेंस शीट के लिए। और मुझे लगता है कि जो क्रूड और क्रूड से रिलेटेड सेक्टर्स जो भी हैं वो बहुत अच्छा करेंगे। जैसे पेंट्स है, टायर्स है, ये बहुत अच्छा करना चाहिए। इवन एफएमसीजी में बहुत जगहों पर क्रूड के जो बाय प्रोडक्ट्स हैं वो यूज होते हैं। तो मुझे लगता है जैसे एशियन पेंट्स अभी भी, आज भी हम देखें बाजार में तो गिरा नहीं था, तो ये कंजम्पशन स्टोरी है। तो और इसके अलावा कुछ और सेक्टर्स हैं जो सुदीप साहब ने बोला कि आईटी उनको बहुत पसंद है। इसके साथ साथ मैं कहूँगा कि हॉस्पिटल सेक्टर है हेल्थ केयर में, उसके अलावा फार्मा है, वो बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि मेटल्स में भी एक अच्छी खासी गिरावट आ चुकी है, और जैसे ही थोड़ा सा चीजें संभलेंगी तो मेटल्स में दोबारा से तेजी देखने को मिलेगी। वेदांता में मेरा पर्सनल टारगेट 500 का है, जिंदल स्टील है, टाटा स्टील है, ये जो अग्रणी कंपनीज हैं ये बहुत अच्छी लगती हैं। इसके अलावा जो बेहतरीन जो बैंक्स हैं हमारे, जो टॉप रैंक बैंक्स हैं, एचडीएफसी बैंक मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर ये मिलता है यहाँ पे 1450-1500 के बीच में, तो बहुत ही बेहतरीन पिक होगा, इसको लिया जा सकता है। इसके साथ साथ रियल एस्टेट रिलेटेड स्टोरीज जो हैं, जैसे इंडिया बुल्स हाउसिंग, आज हमने देखा कि जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है उसमें तेजी देखने को मिली। साथ ही इंडिया बुल रियल एस्टेट है, जो कि इन दोनों में कंपनियों का नाम, मैनेजमेंट चेंज हो रहा है, नाम बदलेगा, डीएलएफ है। तो ये मौके हैं कि इन कंपनीज में जब भी निचली स्तरों पे ये मिलते हैं
तो इनमें खरीदारी की जाए, क्योंकि रियल एस्टेट पे भी मैं बहुत अच्छा खासा मेरे को लगता है कि आने वाले 4-5 साल बहुत अच्छे रहेंगे और मौका नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे-जैसे बाज़ार में हमें कन्फर्म हो जाएगा, क्लैरिटी आ जाएगी यहाँ से 200-300 पॉइंट, 400 पॉइंट मैक्सिमम, वहाँ से मुझे लगता है इस दौरान मौका नहीं छोड़ना चाहिए कि हम खरीदारी करें। तो जो भी टॉप रैंक रियल एस्टेट कंपनी, फार्मा कंपनीज़ हैं या रियल एस्टेट से रिलेटेड जो कंपनीज़ हैं, वो बहुत अच्छी लगती हैं। तो क्रूड बिल्कुल। के गिरने से हमारे देश की बैलेंस शीट अच्छी होती है और ये ओवरऑल बहुत पॉजिटिव है मार्केट। करेक्ट। तो कुछ अच्छे आइडियाज़ यहाँ पर विजय जी ने शेयर किए हैं। टाटा स्टील फोकस कर सकते हैं, दिग्गजों पर भरोसा रखें, देश पर भरोसा रखें, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। एचडीएफसी हुआ या फिर इंडिया बुल्स हाउसिंग, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट जैसे कुछ स्टॉक हैं। डीएलएफ पर रियल एस्टेट प्ले यहाँ पर पसंद आता है। एचसीएल टेक और विप्रो तो सुदीप जी ने बताया ही, ये वो प्लेज हैं जो अब बाजार को, जब बाजार टर्न होगा तो आपको शायद अच्छी कमाई करा कर देंगे, अच्छी अपॉर्चुनिटी देंगे। हमने एक और बाजार के एक्सपर्ट से बात की और उनके भी पसंदीदा शेयर जाने। संजीव भसीन से हमने आज दिन में बात की और उनसे पूछा कि वो अपना पैसा अब इस गिरते बाजार में कहां लगाएंगे। आइए सुनिए उन्होंने क्या कहा। यहाँ आपके पास 5-6 स्टॉक्स में दिग्गज बोलता हूं। सबसे पहले एचडीएफसी बैंक, दूसरा आईसीआईसीआई बैंक, तीसरा लार्सन एंड टूब्रो, जहां पे सारा उनकी होल्डिंग कंपनी और अभी जो आपका कंस्ट्रक्शन का जो एक्टिविटी है, दे आर इन द बेस्ट शेप, उनके ऑर्डर फ्लो आर द बेस्ट। फिर फेडरल बैंक विच इज अ प्रॉक्सी के गोल्ड प्राइसेस आर गोइंग टू गो अप एज अ फियर, तो गोल्ड लेंडिंग विल बी द बेस्ट बिजनेस। फेडरल बैंक इज द लार्जेस्ट लेंडर इन बैंक लेंडर इन साउथ। और आईडीएफसी फर्स्ट, सेल, आप सब वेट कर रहे थे 150 का, सेल के नंबर्स इवन टाटा स्टील से बेटर हैं। तो ये 105-6 में आपको इकट्ठा करना है तो वो कीजिए, क्योंकि लोकली रेजिडेंशियल कमर्शियल स्पेस आर सीइंग द बेस्ट बायआउट्स एंड स्टील सीमेंट आर नो ब्रेनर एट दिस प्राइस। तो ये मौका मत चूकिए। ये 2-4 दिन है, मेरे हिसाब से सोमवार और 4-5 तारीख से ये बाजार घूम जाएगा। देखिए, टाटा मोटर इज द लार्जेस्ट प्लेयर इन यूरोप एंड स्लोवाकिया एंड रशिया, तो उसको ऑब्वियसली इट विल बी अ हर्ट। लेकिन लोकली मारुति, अशोक लीलैंड, वो कह रहे हैं हमारी सेमीकंडक्टर मार्केट की प्रॉब्लम है सबसे मिनिमम है। और आप जानते हैं कि टेक्निकली सेमीकंडक्टर चिप्स आर लीस्ट यूज्ड बाय महिंद्रा एंड टाटा मोटर। तो यहाँ मैं कहूंगा कि आपको आंखें बंद करके महिंद्रा, मारुति और अशोक लीलैंड ऐड करना चाहिए। टीवीएस मोटर इज माय टॉप पिक इन द टू व्हीलर्स। ओके, तो कई सारे स्टॉक्स यहाँ पर भसीन साहब बता गए हैं जहाँ पर आपको फोकस करना चाहिए। टीवीएस मोटर्स उनकी टॉप पिक है, टाटा मोटर्स में वो काफ़ी बुलिश हैं। सुदीप जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक जो नया स्पेस पिछले कुछ समय में खुला है भारतीय शेयर बाजार के लिए, वो है न्यू एज टेक्नोलॉजी वाले शेयर्स। पेटीएम लिस्ट हुआ, नायका आया, उसके बाद अलावा इस तरह जो प्लेटफॉर्म जो प्लेयर्स हैं, अलग अलग तरह के परफॉर्मेंस रहे। पेटीएम में काफ़ी नुकसान हुआ लिस्टिंग के दिन, लेकिन उसके बाद एक ज़ोरदार तेज़ी हमने देखी आने वाले दिनों में। ये जो न्यू एज बिजनेसेस हैं, क्या आपको लगता है कि अब जो बाजार की नेक्स्ट रैली होगी ये पार्टिसिपेट करेंगे उसमें, यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, एक बहुत बड़ा टर्म है न्यू एज बिजनेसेस, कंप्लीटली अलग बिजनेस है। जैसे अगर नायका की बात कर रहे हैं, ये एक सेगमेंट में है जो ब्यूटी एंड फैशन। ये सेगमेंट दुनिया भर में बहुत ही अच्छा चल रहा है और आने वाले दिनों में भी चलेगा। आज देखिए, दुनिया का सबसे जो बड़े कंपनीज हैं उनमें से LVMH माना जाता है। लुई वुइटन जो कहा जाता था, उनके जो ओनर है वो वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड है। तो ये बिजनेस कोविड और कोरोना के चलते इस टाइम में भी बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया और इंडिया में हमने नायका का ग्रोथ देखा। प्रॉफिटेबल कंपनी है, कंटिन्यूअस ग्रोथ डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। तो ये एक अलग प्लेन पे है। तो अगर आप पूछे कि नायका में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो हाँ, अगर किसी का नजरिया लंबा है तो नायका में जरूर निवेश कर सकते हैं। पर अगर आप पेटीएम का पूछे तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। जो वैल्यूएशन में आया था वो तो लगता है गलत है और मार्केट को भी लगा वो गलत है। बहुत लंबा करेक्शन हुआ था, उसके बाद थोड़ा बहुत रिकवरी हुआ, पर अभी भी हम लोगों को इस पे कॉन्फिडेंस नहीं है और ये शेयर लेने के लिए मैं निवेशक को सरासर मना करूंगा। यहाँ पे हाथ नहीं लगाने की ही मेरी हमारी सलाह होगी। जोमैटो की बात करें, काम अच्छा कर रहा है बिजनेस में, पर वैल्यूएशन के लिहाज पे अभी भी हम लोगों को नहीं लगता है कि ये ठीक वैल्यूएशन है। तो यहाँ पे भी हम मना करेंगे निवेशक को। तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग जो बिजनेस है, जो डेमोन्स्ट्रेटेड प्रॉफिटेबिलिटी है, बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है, यही पे निवेशक को ध्यान देने बोलेंगे। और ये करेक्शन जो हो रहा है
इसमें मैं विजय जी ने जो बात किया, बहुत इंपॉर्टेंट बात किया, ये एचडीएफसी बैंक या बैंकों का बात किया, बीएफएसआई का बात किया, तो ये बीएफएसआई में जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देखिए इकोनॉमी में अगर मोमेंटम वापस आए, जो लग रहा है कि वापस आया है, और इकोनॉमी अगर डबल डिजिट के आसपास ग्रो करे, तो बीएफएसआई भी बहुत अच्छा ग्रो करेगा। ये बिल्कुल एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल है और ये होगा। और देखिए बड़े जो बैंक, दिग्गज जो बैंक्स हैं, दिग्गज फाइनेंशियल सर्विसेज एंटिटीज है, उनका परफॉर्मेंस कंटिन्यूअसली इंप्रूव हो रहा है, क्रेडिट ग्रोथ आ रहा है, और जो एसेट क्वालिटी का जो दिक्कतें थी वो खत्म हो रहा है, और पुराने जो एसेट रिटन ऑफ राइट ऑफ कर चुके थे वहां पे भी रिकवरी देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल हम लोगों को लगता है कि माहौल पॉजिटिव होगा। मार्केट में ने अभी भी बीएफएसआई पे ध्यान नहीं दिया, बीएफएसआई में अभी भी बहुत अच्छे रेट्स पे एचडीएफसी ऐसे दिग्गज कंपनी, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, सारे शेयर्स मिल रहे हैं। भसीन साहब ने फेडरल बैंक की बात की, वो भी अच्छी कंपनी है, अच्छा बैंक है, वहां पे भी ध्यान दिया जा सकता है। इसके अलावा एनबीएफसी, मुथूट अगर देखे, मन्नापुरम देखे, गोल्ड लोन कंपनीज जहां पे अच्छा ग्रोथ है, एसेट क्वालिटी का प्रॉब्लम बहुत मिनिमम है और होना भी नहीं चाहिए क्योंकि कंप्लीटली सिक्योर्ड पोर्टफोलियो है, ये सब जगह पे निवेशक को जरूर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, तो बीएफएसआई एक सेगमेंट है जहां पर फोकस करना चाहिए। बैंकिंग के अलावा मुथूट फाइनेंस जैसी कुछ कंपनी है वहां पर भी। बताइए विजय जी, आप भी कोई यू वांट टू मेक अ पॉइंट, बताइए। देखिए सुदीप सर मेरे बहुत सीनियर हैं, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं इनकी, बट मेरा थोड़ा सा एक व्यू में थोड़ा फर्क। जैसे नायका की अगर आप बात करें, हालांकि आज पूरे दिन बाजार में ये इट वाज वन ऑफ द शाइनिंग स्टार्स, मगर अगर मैं इसका प्राइस टू अर्निंग देख रहा हूँ, ये 1863 का है। मैं नए निवेशकों के लिए बोलना चाहता हूँ कि जहां पर अर्निंग्स दिखे वहां पर बहुत कंफर्टेबली पैसा लगाए। इनका अभी मुझे लगता है कि जो ग्रोथ पाथ है वो थोड़ा टाइम लेगा। स्टॉक प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप ऐसा कंपनी पकड़ते हैं जिसका अभी प्राइस टू अर्निंग कम है, वहां पर मुझे लगता है कि अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। मगर ये न्यू एज बिजनेसेस की जो आप बात कर रहे हैं, ये हमेशा फ्यूचर में प्रॉफिट्स की बात करते हैं, चाहे वो पेटीएम हो, चाहे ये हो, चाहे और भी दूसरे प्लेटफॉर्म्स। इवन आईआरसीटीसी वाज कंप्लीटली ओवर वैल्यूड, वो भी करीब 300-400 की प्राइस टू अर्निंग पे रीड कर रहा था। तो मुझे लगता है कि इन कंपनीज में अर्निंग्स दिखना जरूरी है, और ये जो इनसेन वैल्यूएशंस हुए पड़े हैं इनके, मुझे लगता है बाजार इसको कहीं ना कहीं इसको रैशनलाइज करेगा, या ये कंपनियां अपनी अर्निंग्स को बहुत तेजी से ऊपर लेके आए, क्योंकि ये अनसस्टेनेबल है ये 1800-2000 का प्राइस टू अर्निंग। मुझे नहीं लगता, जब बाजार टाटा स्टील को नहीं छोड़ता, टाटा मोटर्स को नहीं छोड़ता, और बड़े बड़े बैंक्स को नहीं छोड़ता, इंडसइंड बैंक जैसी कंपनी को नहीं छोड़ता, तो मुझे नहीं लगता कि इन कंपनीज को भी बख्शेगा। और ऐसा जरूर होगा कि इनमें करेक्शन देखने को मिलेगा। हाँ, करेक्शन में ये मिलते हैं तो मुझे लगता है कि लेना चाहिए। अगर जोमेटो मुझे 100 रुपए के आसपास या 90 रुपए में मिलेगा तो मैं जोमेटो लेने के लिए तैयार, या नायका में एक अच्छे करेक्शन के बाद में लेने के लिए तैयार हूँ। मगर अभी मुझे लगता है ये ओवर वैल्यूड है, फ्रेश एंट्री नहीं बनती। बट आई कंप्लीटली एग्री, ये फ्यूचरिस्टिक बिजनेसेस हैं, इनको लंबे समय से देखना चाहिए। मगर अभी जहां पर ये वैल्यूड है, आई एम पर्सनली नॉट कम। फेयर इनफ, बिल्कुल हर किसी का कंफर्टेबल अलग होता है, और इसलिए विजय जी को लगता है कि थोड़ा और करेक्शन आएगा इन स्टॉक्स में, वैल्यू अगर अच्छी मिलेगी तो ही एंट्री बने तो बेटर होगा। चलिए एक एक सवाल दोनों से लेने का वक्त है, मेरे पास उतना ही वक्त है। मैं आखिरी सवाल आप दोनों से करना चाहूँगा। सुदीप जी, पहले आपसे जानना चाहूँगा, अब ये जो गिरावट हम देख रहे हैं, जो अब रिकवरी आएगी वो कहाँ से आएगी? कौन से वो स्टॉक्स या सेक्टर होंगे जो सबसे पहले चलेंगे? आप देखिए, जो 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 शेयर्स ज्यादा गिरे हैं, बीएफएसआई, मुझे तो लगता है कि बीएफएसआई में अच्छा खासा रिकवरी का टाइम आ गया है और वहां पे जरूर रिकवरी आएगी। और मार्केट को अगर अगले लेवल पे पहुंचना है तो बीएफएसआई का रिकवरी बहुत एसेंशियल है। ये पहला सेक्टर मैं जिक्र करना चाहूंगा। दूसरा सेक्टर मैं जिसका जिक्र करना चाहूंगा वो है इकोनॉमी रिलेटेड सेक्टर, जैसे एलएनटी की बात की गई थोड़ी देर पहले। ये सारे स्टॉक्स में रिकवरी आना भी बहुत जरूरी है। ये दो क्षेत्र मुझे लग रहा है जहां पे रिकवरी बहुत अच्छा आना चाहिए, और सारे जो फैक्टर्स हैं इनके फेवर में है। जैसे ही रिकवरी आएगा यहाँ पे रिकवरी आना चाहिए। विजय जी, आप किस पे बेट करेंगे? कहां से आपको लगता है सबसे पहले रिकवरी के साइंस दिखाई देंगे? देखिए, फार्मा इंडेक्स कई दिनों से बॉटम आउट हो रहा था, और उसमें अभी हमने देखा पिछले 2-3 दिनों में एक अच्छी तेजी देखने को मिली। सारे बड़े दिग्गज फार्मा कंपनियां 30%, 35% तक करेक्ट हो गए, चाहे वो लुपिन हो, ग्लेनमार्क हो, सिप्ला हो, इवन डॉक्टर रेड्डीज हो,
डिवीज लैब्स हो, ये सारी जो कंपनीज अगर आप इनके चार्ट्स देखेंगे, इनके प्राइसेस देखेंगे, तो ये 25-30% कंफर्टेबली करेक्ट हो चुके हैं। तो मुझे लगता है फार्मा एक ऐसा सेक्टर है। इसके अलावा मुझे इंफ्रा और कैपिटल गुड्स, जैसे सुदीप साहब ने भी बोला कि कैपिटल गुड्स उनको अच्छा लगता है इकोनॉमी रिलेटेड, तो मुझे लगता है कि इंफ्रा पे बहुत फोकस रहेगा। एक चीज आप समझिएगा कि अब जब गिरावट हो जाएगी तो अभी एक प्री बजट रैली एक्सपेक्टेड है, जो कि हमारे बजट से पहले होगी, और वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इंफ्रा स्टोरीज के आसपास होगी। रियल एस्टेट एक और ऐसा सेक्टर है जो कि पूरी इकोनॉमी को रिवाइव करने का दमखम रखता है, और इसमें काफी लंबी मंदी चली है 8 से 10 सालों की। और अभी पिछले साल से जो हमने इसमें रिवाइवल देखा, ये रिवाइवल ये सिक्लिकल होता है। मुझे लगता है 4-5-6 साल तो अच्छा चलना चाहिए रियल एस्टेट। इसलिए मुझे डीएलएफ जैसे जो बड़ी कंपनीज हैं, या शोभा है या ब्रिगेड है, इस तरीके की कंपनीज मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, जो कि बड़ी हैं, जिनके ऊपर डेट ओवरहैंग नहीं है ज्यादा, और वो अब रेरा के आने के बाद बहुत सारी चीजें जो हैं वो रेगुलराइज हो गई हैं, और सिस्टम के हिसाब से हो रहा है, जो पहले नहीं होता था। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जो मुझे पसंद हैं। फार्मा, और इसमें कुछ जैसे बैंक्स हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और हाउसिंग और हाउसिंग रिलेटेड, रियल एस्टेट रिलेटेड, और कैपिटल गुड्स एंड इंफ्रा, जो इंफ्रा रिलेटेड कंपनीज, ये मुझे लगता है आने वाली कुछ महीनों के लिए थीम होगा, और इनमें अच्छी तेजी बननी चाहिए। बिल्कुल। तो फार्मा, इंफ्रा, रियल एस्टेट, कैपिटल गुड्स, ये वो स्पेसेस हैं जहां पर अब अपॉर्चुनिटी बनेगी विजय जी की नज़र में। और सुदीप जी बता रहे हैं कि बीएफएसआई जो कंपनियां हैं वहां पर फोकस करना ज़रूरी होगा। कुछ बैंक्स हैं जहां आपको फोकस करना चाहिए। कई सारे आइडियाज़ हमारे मेहमानों ने आज दिए, लेकिन सबसे बड़ा मैसेज जो हमने देखा कि बाज़ार में गिरावट हमने देखी, उसके बाद जो स्थिति बनती है उस पर जो मैसेज है वो इंपॉर्टेंट है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत यह है कि आप अब स्टॉक के लिए सिलेक्टिव हो जाएं, सोच समझकर निवेश करें, रिसर्च करें, और अगर आप ट्रेड करते हैं तो स्टॉप लॉसेस का ज़रूर ध्यान रखिए। चलिए, हमारे इस खास शो में वक्त फ़िलहाल इतना ही है। सुदीप जी और विजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। हम लेंगे फ़िलहाल आपसे इजाज़त, लेकिन आप बने रहिए ईजी नाउ स्वदेश के साथ।